अस्सलामु अलैकुम दोस्तों। शायर जिन्नात नगरी के दो जिन्नों शायर और काराका की पुर इसरार कहानी। एक खैर का परतू था और दूसरा शर का मुजस्समा। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले मेरी आप दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकॉन को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिले। जब तक वो कोई कदम उठाएंगे हम काफ़ी दूर जा चुके होंगे। सड़क पर पहुंचते ही मैंने कार का रुख बाएं तरफ वाली सड़क की तरफ मोड़ा और स्पीड में इजाफा कर दिया। अब हम कहाँ जा रहे हैं? काफ़ी देर की खामोशी के बाद आबदा बोली। किसी होटल में जा रहे हैं, मैंने जवाबन कहा। और तो हमारे पास रहने की कोई जगह नहीं है, लेकिन हम होटल कैसे जा सकते हैं? क्यों, क्या हम होटल नहीं जा सकते? मैंने दरियाफ़त किया। होटल वाले शिनाख्ती कार्ड मांगेंगे, आबदा सराहत से बोली। तुम्हारे पास ना तो शिनाख्ती कार्ड है और ना ही कोई ऐसी चीज़ जिससे तुम्हारी शिनाख्त हो सके। फिर वो मेरे बारे में तुमसे दरियाफ्त करेंगे कि मैं तुम्हारी क्या लगती हूँ, वगैरह वगैरह। इसकी बात सुनकर मैंने ठंडी सांस अपने अंदर उंडेली। उसकी बात दुरुस्त थी, इसके बारे में तो मैंने सोचा ही नहीं था। बड़े होटलों वाले तो शिनाख्त की सब चीज़ें मांगते हैं। दरमियाने दर्जे के होटल के मालिक को अगर कुछ पैसे दे दिए जाएं तो वो रात गुजारने के लिए कमरा दे देते हैं। फ़िक्र मत करो, मैं किसी दरमियाने दर्जे के होटल की तरफ जाता हूँ, वहाँ पैसे चल जाएंगे, मैंने तसल्ली अमीज़ लहजे में कहा। तो आबदा ने तफ़हीमी अंदाज में सर हिला दिया, लेकिन उसके चेहरे से वाज़े था कि वो मुतमिन नहीं हुई। अगर होटल वाला तुमसे मेरे बारे में पूछे तो तुम क्या बताओगे? आबदा ने पूछा। मैंने कुछ देर सोचा और जवाबन कहा, कह दूंगा कि तुम मेरी बीवी हो। क्या? वो मुतहय्यर हुई। कहने में क्या हर्ज है, मैंने कहा। क्या हम एक ही कमरे में रहेंगे? उसने पूछा। मैंने कंधे उचकाते हुए कहा, हाँ, लेकिन बेफिक्र रहो, मैं औबाश किस्म का जिन्नज़ाद नहीं हूँ और ना ही मेरी नज़रों में मैल है। मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊँगा। मैं पहले भी तुम्हें समझा चुका हूँ। आबदा को शायद मेरी बात समझ आ गई थी, इसलिए वो खामोश हो गई। कुछ देर के बाद मैंने कार एक दरमियाने दर्जे के होटल के सामने रोक दी और हम बाहर निकल आए। उस वक़्त रात के 12:30 बज रहे थे और होटल के कुर्बो जवार में सन्नाटा और वीरानी छाई हुई थी। होटल का मेन गेट खुला हुआ था और काउंटर के पीछे एक भारी जिसामत का नौजवान बैठा सेल फोन पर कोई गेम खेलने में मगन था। आहट पर उसने चौंक कर हमारी तरफ देखा। अगले ही लम्हे उसने सेल फोन साइड पर रखा और उठकर हमारी तरफ मतवज्जा हो गया। बोलो, क्या कमरा चाहिए? मैंने ओबाशाना अंदाज में आबदा को देखते हुए मैंने खैज लहजे में कहा। मुझे उसका लहजा पसंद नहीं आया था, ताहम मैंने खुद पर हत्तल मकान काबू रखते हुए नरम लहजे में जवाब दिया, हाँ, कमरा चाहिए। तुम दोनों? मैं उसके बोलने से पहले ही उसकी बात का मतलब समझ गया था, इसलिए उसकी बात काट कर कहा, हम मियाँ बीवी हैं। कहाँ से आ रहे हो? उसने रजिस्टर खोलते हुए पूछा। अपना शिनाख्ती कार्ड दो। मेरे पास शिनाख्ती कार्ड नहीं है, मैंने साफ गोई का मुजाहरा किया। बीवी का शिनाख्ती कार्ड दे दो। वो भी नहीं है। वो हैरान होकर मेरी तरफ देखने लगा और फिर उसने मेरे पीछे खड़ी आबदा पर एक निगाह डाली।
निकाह नामा तो होगा ना, वो दिखा दो। वो भी नहीं है, मैंने जवाबन कहा। ओहो, कहीं तुम इसे भगाकर तो नहीं लाए? नौजवान ने चौंकते हुए कहा। नहीं यार, इस बार मुझ पर झंझलाहट तारी होगी। मैं उसके सवालों जवाब से जिच हो गया था। तुम कमरा देते हो या हम जाएं? कमरा तो मिल जाएगा, वो मैंने खेत अंदाज में बोला। फिर कुछ पैसे देने होंगे। मैंने जेब से 2000 निकाल कर उसके सामने काउंटर पर रख दिए। सिर्फ इतने ही दे सकता हूँ। यकीनन वो फितरतन हवस परस्त और लालची इंसान था। उसने जल्दी से नोट उठाते हुए कहा, ये तो बहुत कम है, कम से कम 5000 तो दो। 5000 नहीं है, लेने हैं तो लो, वरना मेरे पास पैसे वापस कर दो। हम किसी और होटल चले जाते हैं, मैंने बेजारियत से कहा। दूसरे होटल जाने का और पैसे वापस करने का सुनकर उसके चेहरे के तासुरात बदल गए और वो जल्दी से बोला, नहीं, इतने ही ठीक हैं, लेकिन कमरे का किराया अलग से होगा। कितना किराया है? 1000 रुपये सिर्फ एक रात के लिए। 1000? मैंने होंठ भींचे। मैं 500 रुपये दूंगा। थोड़ी सी बहस व तमहीज़ के बाद वो 500 रुपये पर राज़ी हो गया। हमें ऊपर वाले पोर्शन पर कमरा मिला था। कमरा निस्बतन साफ़ सुथरा और कुशादा था। डबल बेड बिछा हुआ था और बेड की दूसरी साइड पर एक मेज़ पड़ी थी। आबदा के अंदाज में झिझक थी। वो बेड पर बैठती हुई मुस्तफसर हुई, साहिर, क्या हम दोनों इसी बेड पर सोएंगे? मैं उसकी झिझक समझ गया था, इसलिए मैंने जवाब दिया, नहीं, सिर्फ तुम सोओगी और मैं नीचे सो जाऊंगा। उसने असबाब में सर हिला दिया और फिर वो बेड पर लेट गई। मैंने लाइट ऑफ करके नाइट बल्ब ऑन कर दिया। लेटने से पहले आबदा ने अपने चादर से खुद को अच्छी तरह ढांप लिया था। मैं फर्श पर लेट गया और आइंदा के बारे में सोचने लगा। गो आइंदा क्या हालात दरपेश आने वाले थे, कोई नहीं जानता था, लेकिन आइंदा के लिए लाहे अमल बनाना बेहद ज़रूरी था। शायद आबदा भी यही कुछ सोच रही थी, इसलिए मुझसे बोली, साहिर। हाँ बोलो आबदा। आज रात तो हम यहाँ गुजार लेंगे, कल कहाँ जाएंगे? और उसके लहजे में परेशानी का अंसर नुमाया था। कुछ नहीं जानता, मैंने मुख्तसरन जवाब दिया, लेकिन ये बात अपने जहन में बिठा लो, जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचा सकता। और उसके बाद कमरे में गहरी खामोशी ने राज करना शुरू कर दिया। लेकिन आज का ये राज ज़्यादा देर तक बरकरार ना रहा। आबदा बोली, साहिर, इस शहर में मेरी एक सहेली रहती है, अगर हम उसकी तरफ चले जाएं तो शायद वो हमारी मदद कर दे। क्या कहते हो तुम? आखिर में उसने मेरी राय जानने की कोशिश की। तुम्हारा ख्याल तो अच्छा है, लेकिन उसे मेरे बारे में क्या बताओगी? मैंने उसे कहा और वो जल्दी से उठ बैठी। शायद उसके दिमाग में कोई बात आई थी। मैं भी उठकर बैठ गया। उसे बताने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, तुम गैबी हालत में रहना। और उसकी तजवीज़ अच्छी थी। चुनाचा ये तय पाया कि हम सुबह होते ही उसकी सहेली की तरफ चले जाएंगे। उसकी सहेली का नाम रेहाना था और वो शादीशुदा थी। उसकी शादी 1 साल कबल ही हुई थी। प्लान बनाते ही हम अपनी अपनी जगह पर सो गए। रात के किसी पहर अचानक खटके की आवाज़ पर मेरी आंख खुल गई। बेइख्तियार मेरी नज़र दरवाज़े के हैंडल पर पड़ी तो वह मुझे घूमता हुआ दिखाई दिया। मैं जिनज़ात था, इसलिए अंधेरे में भी मुझे हर चीज़ वाज़ेह तौर पर दिखाई देती थी। जो अंगूठी मैंने उंगली में पहनी हुई थी उसका भी असर था। मुझे याद था कि सोने से पहले मैंने हैंडल लॉक किया था। मैं उसी हालत में पड़ा रहा। मैं अंदर दाखिल होने वाले को देखना चाहता था। कुछ ही लम्हों के बाद हैंडल घूमना तो बंद हो गया, अलबत्ता हल्की सी कटाक की आवाज़ ज़रूर उभरी थी। शायद बाहर से लॉक खोला गया था।
और एक बार फिर हैंडल घूमा और उसके साथ ही आहिस्ता आहिस्ता दरवाज़ा भी खुल गया। मैंने देखा पहले एक आदमी अंदर दाखिल हुआ और उसके बाद दूसरा और फिर तीसरा। आगे वाला वही काउंटरमैन था जिसे मैंने 2000 रिश्वत दी थी। बाकी शायद उसके दोस्त थे। मैंने मिची मिची आंखों से उन तीनों के चेहरों की तरफ बारी बारी देखा तो उनके चेहरों पर दुनिया जहान की खबासत और हवस टपक रही थी। वो तीनों जिस नीयत से कमरे में आए थे मैं समझ गया था। उनका यकीनन यही ख्याल था कि हम गहरी नींद सो रहे हैं। तभी काउंटरमैन अपने साथियों से मुखातब हुआ। मुझे पहले ही शक था कि ये आदमी इस लड़की को घर से भगा कर लाया है। अगर ये मियाँ बीवी होते तो एक ही बेड पर सोते। और फिर वो अपने एक साथी से बोला, वाह जी, पहले तुम इस आदमी को बेहोश कर दो और फिर हम बारी बारी अपनी ख्वाहिश पूरी करेंगे। उसने हल्की सी आवाज़ में हमकारी भरी और फिर उसने जेब से एक रुमाल और शीशी निकाल ली। शीशी में बेहोश कर देने वाला महलूल था। उस महलूल रुमाल पर छिड़का और शीशी बंद करके जेब में रखी और दबे कदमों मेरी तरफ आने लगा। मैं खुद को ऐसे ज़ाहिर कर रहा था जैसे मैं गहरी नींद में हूँ और मुझे उनकी आमद की खबर नहीं। वाजी ने मेरे सरहाने पर बैठकर मेरे नाक पर रुमाल रख दिया। मैं जानबूझकर एक लम्हे के लिए कसमसाया और फिर मैं बेहसो हरकत हो गया। मैं ज़ाहिर कर रहा था कि मैं बेहोश हो गया हूँ। हालांकि बेहोशी की दवा ने मुझ पर कुछ भी असर नहीं किया था और ना ही दुनियावी चीज़ें हम जिनज़ादों पर असर करती हैं। जब वाजी को इत्मीनान हो गया कि मैं बेहोश हो गया हूँ तो वो उठकर खड़ा हो गया। तभी काउंटरमैन ने उससे कहा, वाजी, अच्छी तरह इत्मीनान कर लो कि वाकई ये बेहोश हो गया है ना। वाजी मुतमिन था। वो इत्मीनान भरे लहजे में बोला, बेफिक्र रहो, मैंने इत्मीनान कर लिया है। ये बेहोश हो गया है और सुबह से पहले होश में नहीं आएगा। चलो ये तो अच्छा हो गया, काउंटमैन खबासत ज़दा लहजे में बोला। टास्क के मुताबिक पहले मैं इस लड़की के साथ वक़्त गुजारूंगा और फिर वाजी और आखिर में जाफ़र की बारी है। ठीक है, हम जा रहे हैं। वाजी और जाफ़र दोनों चले गए। काउंटरमैन ने दरवाज़ा बंद किया और फिर वो बेड की तरफ बढ़ा। जैसे ही वो मेरे करीब से गुज़रा तो मैंने अपनी दाईं टांग आगे कर दी। दूसरे ही लम्हे वो मेरी टांग से टकरा कर फर्श पर गिरा, लेकिन गिरते के साथ ही उसका सर बेड के कोने से टकराया तो उसके हलक से दिल खराश चीख निकल गई और उसकी चीख सुनकर आबदा भी हड़बड़ा कर उठ बैठी। और फिर जब काउंटरमैन को देखा तो वो हरासा हो गई। मैं जानबूझकर बेहिसो हरकत पड़ा रहा। सायर सायर, आबदा हरासा होकर मुझे आवाज़ें देने लगी, लेकिन मैंने कोई जवाब ना दिया। मैंने ये ज़ाहिर किया कि मैं गधे घोड़े बेचकर सो रहा हूँ, मुझे किसी चीज़ का होश नहीं है। उसी लम्हे काउंटरमैन भी उठकर खड़ा हो गया और उसने पहले अपने सर को हाथ लगाकर देखा और फिर उसने एक गलीज़ गाली से मुझे नवाजा और अगले ही लम्हे उसने आगे बढ़कर एक ज़ोरदार ठोकर मेरी टांग पर मार दी। लेकिन मेरी टांग पर उसकी ज़रब का कुछ असर ना हुआ। मैं हनूज सोता ही बना और उसने दोबारा मुझे लात मारी तो मैं हड़बड़ाहट का मुजाहरा करते हुए उठकर बैठ गया। क्या हो रहा है, मैंने जानबूझकर हकलाते हुए कहा। जवाबन उसने एक और लात मेरी टांग पर रसीद कर दी और मेरे मुंह से चीख निकल गई। साथ ही मैं उठकर खड़ा हो गया। उसने लाइट जलाई और फिर जेब से एक पिस्तौल निकालकर उसका रुख मेरी तरफ कर दिया। पिस्तौल को देखकर मैं थर थर कांपने की अदाकारी करने लगा। मुझे क्यों मार रहे हो भाई, मैंने हैरत भरे लहजे में कहा।
तुम्हें तो वाजी ने बेहोश किया था, फिर तुम होश में कैसे आ गए? काउंटरमैन के लहजे में दुनिया जहान की हैरत थी। मैं तो बेहोश हुआ ही नहीं था, मैं उसे तैश दिलाना चाहता था, इसलिए मैं तमस्खराना लेकिन खौफ भरे लहजे में कहा। आबदा बेड पर खामोश बैठी थी और मेरी बात सुनकर उसकी आंखों में हैरत से फटने लगी। क्यों? तुम बेहोश क्यों नहीं हुए थे? वो पहली बार चौंका। मम्मा, मुझे क्या पता, अपने साथी से पूछ लो, मैंने बदस्तूर ख्वाहिदा लहजे में कहा, और उसने ज़ोर से हमकारी भरी और फिर वाजी और जाफ़र को आवाज़ें देने लगा। कुछ ही लम्हों के बाद वो दोनों भी किसी जिन की तरह हाज़िर हो गए और सूरत हाल को देखकर वो भी हैरान रह गए। क्या हो रहा है शादो? वाजी ने काउंटरमैन से इस्तफसार किया, जिसका नाम शायद शाहद था लेकिन बिगड़ कर शादू हो गया था। क्या तुमने रुमाल पर बेहोश कर देने वाला महलूल छिड़का था? शादू भड़क कर उससे इस्तफसार करने लगा। हाँ, वाजी ने कहते हुए सर हिलाया। फिर ये बेहोश क्यों नहीं हुआ? मुझे क्या पता, ये कमीना जाग रहा था और इसने हमारी बातें सुन ली हैं। शादू ने दांत पीसते हुए और मुझे घूर कर देखते हुए कहा। अब मुझे मशवरा दो कि इसका क्या करूं? ये हमारे इरादों से वाकिफ़ हो गया है, बाहर जाकर ये हमारा पोल भी खोल सकता है। अगर सेठ साहब को पता चल गया तो वह मुझे नौकरी से निकाल बाहर करेंगे। ये तो तुम्हें पहले सोचना चाहिए था। मैंने मदाखलत करना ज़रूरी समझा, इसलिए कहा। तुम चुप रहो, शादू मुझ पर गरजा और फिर वो वाजी की तरफ मतवज्जा हुआ। वाजी, जल्दी सोचो, इसका क्या करें? वाजी ने चंद लम्हे कुछ सोचा और फिर सफाक लहजे में बोला, इसका एक ही हल है। लम्हा भर ठहरने के बाद वो दोबारा बोला, इसको कत्ल करके इसकी लाश कहीं वीराने में फेंक देते हैं और इस लड़की को अपने अड्डे पर ले जाते हैं। ये सारी ज़िंदगी हमारी खिदमत करती रहेगी। वैसे भी ये घर से भागी हुई लड़की है, इसे कोई भी कबूल नहीं करेगा। उनके इरादे ख़तरनाक थे। अगर मैं आदमजाद होता तो शायद उनके इरादे सुनकर ही हवास बाख्ता हो जाता, लेकिन मैं मुतमिन खड़ा था। मेरे चेहरे पर परेशानी की एक रमक भी मौजूद नहीं थी, क्योंकि मैं जानता था वो मेरा और आबदा का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। शादू ने हमकारी भरी और बोला, हाँ, ये हल बेहतरीन है। वैसे भी बाहर इसकी कार भी खड़ी है, हम उसे भी बेचकर अच्छे खासे पैसे कमा लेंगे। चलो फिर देर किस बात की है, इसे गोली मारो ताकि हम इसकी लाश इसकी कार में डालकर वीराने में फेंक आएं। जाफ़र ने गुफ्तगू में हिस्सा लेते हुए कहा। हाँ, तुम ठीक कह रहे हो। शादो ने उसकी हाँ में हाँ मिलाई। वैसे भी उसने पिस्तौल का रुख मेरी तरफ किया हुआ था, सिर्फ ट्रैगर दबाने की देर थी। मैं खौफज़दा नहीं था और ना ही आबदा। हम दोनों ही जानते थे कि गोली का असर मुझ पर नहीं होगा। शायद शादो ने मेरी कैफियत भांप ली थी। वो आलमे हैरत से बोला, क्या तुम्हें डर नहीं लग रहा? किस बात से? मैं दिल ही दिल में उनकी कैफियत पर हंस रहा था। ताहम मैंने तजस्सुस भरे लहजे में पूछा, पिस्तौल देखकर? शादो ने पिस्तौल की तरफ इशारा किया। तुम अभी मरने वाले हो और उसके बाद हम तुम्हारी बीवी को अपने साथ ले जाएंगे और ये सारी ज़िंदगी हमारी खिदमत करेगी। तुम मुझे नहीं मार सकते, मैंने मुंह बनाते हुए कहा, और ना ही तुम इसे अपने साथ ले जा सकते हो। तुम तीनों तो मुझे शक्ल से ही चुगत दिखाई दे रहे हो। हा 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 हा। और आखिरी होते हुए मैंने ज़ोर से कहका लगाया और इससे पहले कि मेरा कहका थमता, शादू ने गोली चला दी। हल्की सी ठाह की आवाज़ पैदा हुई और गोली मेरी पेशानी से टकराकर फर्श पर गिर गई। शादू, वाजी और जाफ़र की हालत दीदनी थी। वो मुझे ऐसे देख रहे थे जैसे मैं दूसरी दुनिया की मखलूक हूँ, और उनकी आंखें फटी हुई थीं और वो हक्को दक से थे।
ارے اسے تو گولی ہی نہیں لگی۔ سب سے پہلے واجی حیرت سے نکلا۔ شادو اور جعفر تو بت بنے کھڑے تھے۔